Welcome back, class 9th. Today, this is the second part of our history, chapter 3, Nazism and Rise of Hitler. We have discussed about Second World War in our previous video, and it was ended by the defeat of Hitler and dropping of atom bomb on Hiroshima in Japan by US. Now today, again let us recall the story of Helmut. Helmut was an 11-year-old boy, and Helmut's father shot himself, and he was so panicked by this incident that he did not eat a single bite at his house for next 9 years. ठीक है, अगले 9 years तक उसने अपने घर पे कुछ भी नहीं खाया. वो इस इंसिडेंट से इतना ज़्यादा पैनिक हो गया था. Okay, this we have discussed in our first video. Now let us discuss that what was Nazis ideology and what was their belief about the rest of the world. ठीक है, एक सपोज जर्मनी में यहाँ पे सपोज 50% पार्ट में नाजीज रहते हैं. ठीक है, बट और जो दूसरी 50% में दूसरे लोग आते थे, दूसरी कास्ट आती थी, दूसरे कंट्री के जो लोग आते थे, ठीक है, हैंडीकैप आते थे, पुअर आते थे, ठीक है, मेंटली डिस्टर्ब लोग आते थे. तो उन सब के बारे में नाजीज की क्या सोच थी, उनकी क्या थिंकिंग थी. ओके, सो लेट अस डिस्कस ऑल दीज थिंग्स इन दिस part. The crimes that Nazis committed were linked to a system of belief and a set of practices. So जो नाजीज ने जो क्राइम्स किए तो वो सारे नाजीज का एक सिस्टम ऑफ बिलीफ था. ओके, और वो सारे एक ही तरह की प्रैक्टिसेस करते थे. मीन्स एक बिहेवियर, एक ही तरह का बिहेवियर उनके प्रैक्टिस में था. वो क्या था देखते हैं. नाजी आइडियोलॉजी वॉज सिनोनिमस विथ हिटलर्स वर्ल्ड व्यू. ठीक है, जैसा हिटलर सोचता था वैसा ही नाजीज भी सोचते थे. अकॉर्डिंग टू दिस देयर वाज नो इक्वालिटी बिटवीन पीपल बट ओनली अ रेशियल हिरार्की. ठीक है, एक रेशियल हिरार्की थी. सपोज एक ये पिरामिड है, तो यहाँ पे इस टॉप मोस्ट जो प्लेस पे सिर्फ और सिर्फ नाजी लोग आते थे. ओके, नाजीज थे यहाँ पे, और उसके बाद में सारे जितने भी थे वो आते थे. ठीक है, तो अब गॉड ने तो हम सबको इक्वल बनाया है. ओके, गॉड हैज़ क्रिएटेड ऑल ऑफ अस इक्वल, बट फॉर नाजीज दे वर द सुपीरियर. ओके, एंड रिमेनिंग ऑल द कास्ट वर लोअर देन देम. ओके, उनसे लोअर रैंक पे ही वो आती थी. अकॉर्डिंग टू दिस there is no equality between people but only a racial hierarchy. In this view, blonde, blue-eyed, Nordic German Aryans were at the top. ठीक है, इसमें भी जो ब्लॉन्ड ब्लू आइज जो थे, ठीक है, वो जो नॉर्डिक जर्मन उनको कहते थे, वो सबसे टॉप मोस्ट हिरार्की में थे. वाइल जूज, ठीक है, जो जूज जो थे, हिंदी में इनको बोलते हैं यहूदी. ठीक है, तो जो जूज थे वो इतनी ज़्यादा उनसे हेट करते थे, तो वो इसराइल के बेसिकली जो इसराइल के पीपल थे, जो भी वहाँ रहते थे, उनसे बहुत ज़्यादा वो हेट करते थे. वर लोकेटेड एट द लोअर रंग. ठीक है, वो सबसे नीचे वाले, मतलब उनकी कोई कैटेगरी में आते ही नहीं थे, वो सबसे लास्ट प्लेस थी उनकी. दे केम टू बी रिगार्डेड एज एन एंटी रेस, द आर्क एनिमीज ऑफ द आर्यंस. ठीक है, आर्क एनिमीज मीन्स कट्टर दुश्मन थे वो आर्यंस के. कौन? जूज. वो ऐसा सोचते थे. ऑल अदर कलर्ड पीपल वर प्लेस्ड इन बिटवीन डिपेंडिंग अमॉन देयर एक्सटर्नल फीचर्स. अब एक्सटर्नल फीचर मतलब रंग रूप जो भी उनका है, वो एक्सटर्नल फीचर के अकॉर्डिंग उसमें वो सेकंड प्लेस पे आ गया, थर्ड प्लेस पे आ गए. तो वो एक्सटर्नल फीचर के अकॉर्डिंग, सपोज कोई बहुत ज़्यादा डार्क स्किन है, बहुत ब्लैक है, इफ़ टू मच अगली, तो उनका रैंक और नीचे होता जाता था उनके लिए. ठीक है, और उनको अल्टीमेटली वो मार ही देते थे. Hitler's racism borrowed from thinkers like Charles Darwin and Herbert Spencer. अब हिटलर की जो ये थिंकिंग थी, है ना, रेशियल जो उसका डिस्क्रिमिनेशन का जो उसकी सोच थी, उसकी थिंकिंग थी, वो उसने कहाँ से बोरो करी थी? जो थिंकर्स थे लाइक चार्ल्स डार्विन एंड हर्बर्ट स्पेंसर. अब डार्विन तो क्या था, एक नेचुरल साइंटिस्ट था, हु ट्राइड टू एक्सप्लेन द क्रिएशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स थ्रू द कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन एंड नेचुरल सिलेक्शन. This Charles Darwin and Herbert Spencer theory used generally study in science also. Okay, so डार्विन तो एक नेचुरल साइंटिस्ट था, और उसने प्लांट और एनिमल के जो क्रिएशन
उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि कैसे वो इवॉल्व हुए और वो कैसे उनका दोनों के बीच में कनेक्शन होता है। फिर हर्बर्ट स्पेंसर जो थे लेटर एडेड द आइडिया ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ठीक है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का आइडिया हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया। और उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, ओनली दो स्पेशीज सर्वाइव्ड ऑन द अर्थ दैट कुड अडेप्ट देमसेल्फ टू चेंजिंग क्लाइमेटिक कंडीशंस। तो वही स्पेसीज इस अर्थ पे सर्वाइव कर सकती है जो कि चेंजिंग क्लाइमेटिक कंडीशंस में अपने आप को अडेप्ट कर सकती हो। ठीक है, we should bear in mind that Darwin never advocated human intervention in what he thought was a purely natural process of selection. But Darwin और जो स्पेंसर थे वो केवल और केवल वो नेचुरल प्रोसेस मानते थे इसको सिलेक्शन की। ठीक है, उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि अगर कोई ऐसा अर्थ पे जो बेस्ट नहीं है वो फिट नहीं होगा। ठीक है, ह्यूमन बीइंग हैज़ नो राइट टू किल अदर्स। However, his ideas were used by racist thinkers and politicians to justify imperial rule over conquered people. Okay, so but जो डार्विन और स्पेंसर ने जो आइडियोलॉजी दी वो उसका रेसिस्ट थिंकर ने और पॉलिटिशियन ने, ठीक है, वो अपने अकॉर्डिंग उसको परसीव किया। मतलब देखो, परसेप्शन सबका अलग अलग होता है। ओके, whatever I am explaining, I feel that you all would have the same perception। ठीक है, पर आप सब लोगों को एक ही तरह से वो बात समझ में नहीं आती। ठीक है, किसी का क्या परसेप्शन होता है, किसी का क्या परसेप्शन होता है, आप सब उसको अपने अकॉर्डिंग लेते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसी तरह से पॉलिटिशियंस ने भी और जो दूसरे रेसिस्ट थिंकर थे जो कि केवल और केवल जातिवाद पे जो वो बिलीव करते थे, उन्होंने उनकी आइडियोलॉजी को लोगों को कॉन्कर करने के लिए यूज़ किया। ठीक है, लोगों को जीतने के लिए यूज़ किया कि वो लोगों पे रूल करेंगे। सो द नाजी आर्ग्यूमेंट वॉज सिंपल। नाजीज का आर्ग्यूमेंट क्या था? द स्ट्रॉन्गेस्ट रेस वुड सर्वाइव एंड द वीक वंस वुड पेरिश। जो वीक होंगे वो पेरिश हो जाएंगे, ठीक है, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, और जो स्ट्रॉन्गेस्ट रेस होगी, सबसे स्ट्रॉन्ग जो भी कास्ट होगी, वही सर्वाइव कर पाएगी। द आर्यन रेस वॉज द फाइनेस्ट। और वो सोचते थे कि जो आर्यन रेस है वो फाइनेस्ट है इस वर्ल्ड पे। इट हैड टू रिटेन इट्स प्योरिटी, बिकम स्ट्रोंगर एंड डोमिनेट द वर्ल्ड। सो उनको उनकी प्योरिटी बनाए रखनी है, उनको स्ट्रोंगर बनना है और इस वर्ल्ड को डोमिनेट करना है और इस वर्ल्ड को अपने अंडर लेना है। इस दुनिया पे उनको अपना रूल करना है। ओके, ये ऐसा वो सोचते थे। द अदर एस्पेक्ट ऑफ हिटलर्स आइडियोलॉजी रिलेटेड टू द जियोपॉलिटिकल कंसेप्ट ऑफ लेबेनस्टॉर्म, ओके, और लिविंग स्पेस। सो जो सेकंड एस्पेक्ट था वो था कि उनको लिविंग स्पेस चाहिए। ही बिलीव्ड दैट न्यू टेरिटरीज हैड टू बी एक्वायर्ड फॉर सेटलमेंट। ठीक है, लिविंग स्पेस चाहिए मतलब रहने के लिए जगह चाहिए। तो जो न्यू टेरिटरीज जब तक एक्वायर नहीं होंगी सेटलमेंट के लिए, जैसे आप का अपना घर है, आपका घर आपके लिए थोड़ा सा कम होता है सपोज़, तो आप क्या करते हैं, आप अपने पड़ोसी का भी घर, ठीक है, आप पड़ोसी का भी एरिया 5 फीट का या 10 फीट का एरिया आपने अपने घर के अंदर मिला लिया और अपनी उसकी वहाँ तक बाउंड्री वॉल बनवा ली। ठीक है, फिर दोनों में झगड़ा होगा, वो कहेगा कि आपने मेरा घर ले लिया। ओके, तो इस तरह से जो अगर आपको रहने के लिए जगह चाहिए तो आपको न्यू टेरिटरीज एक्वायर करनी होंगी। ऐसा कौन सोचते थे? हिटलर। दिस वुड एनहांस द एरिया ऑफ द मदर कंट्री। अब मदर कंट्री का एरिया इससे बढ़ जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल बिफोर पार्टीशन से पहले जो इंडिया और पाकिस्तान, ठीक है, इंडिया, पाकिस्तान और इवन बांग्लादेश, ठीक है, ये सारे एक ही टेरिटरी थी, मदरलैंड इंडिया की वो एक ही थी। बट जब पार्टीशन हुआ तो पाकिस्तान अलग हो गया, सेपरेट हो गया, बांग्लादेश सेपरेट हो गया, तो इंडिया की जो मेन टेरिटरी थी, इंडियन मदरलैंड की जो मेन टेरिटरी थी वो रिड्यूस हो गई। ठीक है, कम हो गई। तो अगर मदर कंट्री का एरिया अगर इन्हांस करना है तो न्यू टेरिटरीज एक्वायर करनी होंगी, while enabling the settlers on new land to retain an intimate link with the place of their origin। तो जो जर्मनी के रहने वाले जो लोग थे, सेटलर्स थे, उनको न्यू लैंड पे वहाँ पे सेटल करना होगा ताकि वहाँ के लोगों से इंटीमेट लिंक उनका हो सके। ठीक है,
It would also enhance the material resources and power of the German nation. इससे जर्मनी के पास में उनके मटेरियल रिसोर्सेज भी उनके बढ़ेंगे और उन पावर भी वो कलेक्ट कर पाएंगे, ठीक है. हिटलर इंटेंडेड टू एक्सटेंड जर्मन बाउंड्रीज बाय मूविंग ईस्टवर्ड्स टू कंसंट्रेट ऑल जर्मन्स जोग्राफिकली इन वन प्लेस. जर्मन्स जो थे वो ईस्ट की तरफ मूव कर रहे थे या करना चाहते थे, ठीक है, ताकि ऑल जर्मन्स जो हैं वो एक प्लेस पर आ सकें. पोलैंड बिकेम द लेबोरेटरी फॉर दिस एक्सपेरिमेंटेशन, क्योंकि जर्मनी के ईस्टर्न पार्ट पे पोलैंड ही आता है, तो पोलैंड सबसे ज़्यादा इससे अफेक्टेड हुआ और पोलैंड को उन्होंने एक तरह से वो लेबोरेटरी बना लिया. बहुत सारे उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए और पोलैंड के लोगों की बहुत बुरी हालत उन्होंने कर दी. एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेशियल स्टेट. अब रेशियल स्टेट की उन्होंने एस्टेब्लिश किया, मतलब कि जहाँ पे कि नाजीज जो थे वो तो सुपीरियर थे और बाकी जितनी भी रेसेस थी, बाकी जितनी भी जातियाँ थी, वो नाजीज से लो कैटेगरी पर आती थी, ठीक है. वंस इन पावर द नाजीज क्विकली बिगैन टू इम्प्लीमेंट देयर ड्रीम of creating an exclusive racial community of pure Germans by physically eliminating all those who were seen as undesirable in the extended empire. अब जर्मनियों ने जो नाजीज ने जितना भी जो एम्पायर एक्सटेंड किया, तो उसमें जितने भी अनडिज़ायरेबल जो लोग थे उनको ख़त्म करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया, ठीक है, उनको किल करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया. Nazis wanted only a society of pure and healthy Nordic Aryans. At present time you are living in our society. ऐसा नहीं है कि सोसाइटी में सारे के सारे हेल्दी लोग ही हों, ठीक है, बहुत सारे बीमार हैं, ओके, मैक्सिमम पॉपुलेशन तो सिक है, ठीक है, तो ऐसा थोड़ी है कि हम उनको किल कर दें. नो, ओके, बीइंग एज ए ह्यूमन बीइंग वी हैव नो राइट टू किल अदर्स. बट नाजीज जो थे, नाजी सोचते थे हमें सारे राइट हैं और हमारी सोसाइटी में केवल प्योर नॉर्डिक आर्यंस रहने चाहिए और हेल्दी पीपल होने चाहिए केवल. दे अलोन वर कंसिडर्ड डिज़ायरेबल. उसमें केवल नॉर्डिक आर्यंस जो थे वो डिज़ायरेबल थे और बाकी सारे जो थे वो अनडिज़ायरेबल थे. ओनली दे वर सीन एज वर्दी ऑफ प्रॉस्परिंग एंड मल्टीप्लाइंग अगेंस्ट ऑल अदर्स हु वर क्लास्ड एज अनडिज़ायरेबल, ठीक है. तो केवल वो ही अपनी फैमिली और वो इंक्रीज़ कर सकते थे, मल्टीप्लाइंग वो कर सकते थे और बाकी जो अनडिज़ायरेबल थे वो उनको उन्हें ख़त्म करना था. दिस मेंट दैट इवन दोज जर्मन्स हु वर सीन एज इम्प्योर और एबनॉर्मल हैड नो राइट टू एग्जिस्ट. और जो एबनॉर्मल थे या जो इम्प्योर थे उनको कोई राइट नहीं था वहाँ जीने का. अंडर द यूथनेसिया program, Helmut's father, along with other Nazi officials, had condemned to death many Germans who were considered mentally or physically unfit. और एक यूथनेसिया जो प्रोग्राम होता था जिसपे कि उनको दया करके मार देते थे, ठीक है, मीन्स क्योंकि उन्होंने लोगों को इतना बैड एनवायरनमेंट में, इतना पुअर एनवायरनमेंट में रहने को मजबूर कर दिया था गैस चैम्बर में. वहाँ पे वो तड़प तड़प के जो वो मारते थे, तो इससे वो एक दूसरा प्रोग्राम भी चलाते थे. अगर लोग बहुत ज़्यादा तड़प रहे होते तो वो कहते कि हमें मार दो, हमें ऐसे जीने से तो अच्छा है हमें मार दो, ठीक है. तो उसके लिए वो एक प्रोग्राम चलाते थे यूथनेसिया, कि वहाँ पे दया करके उनको मार दिया जाता, ठीक है. पहले उनको बहुत तड़पाया जाता फिर उनको दया करके मार दिया जाता. तो इसमें जो हेलमत के फादर भी वही ऑफिशियल थे, उनके साथ बहुत सारे ऑफिशियल्स ने इस तरह का काम किया था कि जो बहुत सारे मेंटली और जो फिज़िकली अनफिट थे उनको यूथनेसिया प्रोग्राम के अंडर उन्होंने मारा था. जूस वर नॉट द ओनली कम्युनिटी क्लासिफाइड एज अनडिज़ायरेबल, देयर वर अदर्स, ठीक है. जूस ही केवल अनडिज़ायरेबल में नहीं आते थे, बहुत सारे लोग थे, जैसे मैनी जिप्सीज एंड ब्लैक्स living in Nazi Germany were considered as racial inferiors who threatened our biological purity of the superior Aryan race. तो जिप्सीज थे, ब्लैक्स थे, ठीक है, काले लोग थे, तो ये सब नाजी जर्मनी में उनको सब अनडिज़ायरेबल मानते थे. दे वर वाइडली परसिक्यूटेड, उनको लार्ज स्केल पे उनको मार दिया गया.
Even Russians and Poles were considered subhuman and hence undeserving of any humanity. और रशियंस और पोल्स मीन्स पोलैंड के जो रहने वाले लोग जो जर्मनी में रहते थे उनको भी सब ह्यूमन ही मीन्स नॉन ह्यूमन, ओके, कि वो भी ह्यूमन बीइंग नहीं है, ठीक है, और उनको भी जीने का कोई हक नहीं है, वो डिज़र्व नहीं करते. When Germany occupied Poland and parts of Russia, captured civilians were forced to work as slave labor. Many of them died simply through hard work and starvation. Starvation means भूखमरी. ठीक है, उनको खाने को ही जब नहीं मिलेगा तो वो बेचारे वो भूख के मारे ही वो मर गए. Jews remained the worst sufferers in Nazi Germany. और इन सब में भी सबसे बुरी हालत जो थी वो Jews की थी. नाजी हेट्रेड ऑफ जूस हेड अप एक्चुअली इनकी जो ट्रेडिशनल क्रिश्चियन हॉस्टिलिटी थी, कि जो पुराने टाइम से ही उनकी जो उनसे जो एक दुश्मनी जो आ रही थी, वो उनकी तरफ जो एक हेट्रेड जो उनकी फीलिंग थी, इसी वजह से वो जूस से कभी भी वो फ्रेंडशिप कर नहीं पाए. और सबसे ज़्यादा वो नाजी जर्मनी में जूस सबसे ज़्यादा सफ़र हुए. They had been stereotyped as killers of Christ and users. वो जूस के बारे में क्या सोचते थे कि वो क्राइस्ट के किलर्स हैं, ठीक है, क्योंकि क्राइस्ट को उन्होंने ही मारा था, बेसिकली जूस ने ही मारा था. एंड यूजर्स मीन्स मनी लेंडर्स दोज हु चार्ज एक्सेसिव इंटरेस्ट, ठीक है, वो बहुत सब जो ब्याज खोर कह लो, सूद खोर कह लो, है ना, हिंदी में जो पुराने टाइम में भी जो मनी लेंडर्स होते थे वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव इंटरेस्ट वो लेते थे, जैसे जो पुअर फार्मर्स से, ठीक है. तो ऐसी एक इमेज उनकी बनी हुई थी जूस की, किसके मन में, नाजीज़ के मन में. तो वो उनसे बहुत ज़्यादा ही वो हेट करते थे. अंटिल मिडीवल टाइम्स जूस वर बार्ड फ्रॉम ओइंग लैंड, ठीक है, वो मिडीवल टाइम से ही जूस पर बैन था कि वो अपने नाम में लैंड नहीं रख सकते थे. दिस सर्वाइव्ड मेनली थ्रू ट्रेड एंड मनी लेंडिंग, ठीक है, तो वो मनी लेंडिंग और ट्रेड के कारण ही वो सर्वाइव कर पा रहे थे. दे लिव्ड इन सेपरेटली मार्क्ड एरियाज कॉल्ड गेटोज. वहाँ पे जो जर्मनी में हर एक सिटी में ऐसे सेपरेटली मार्क्ड एरियाज होते थे, गेटोज, तो उनमें वो जो अनडिज़ायरेबल्स थे बेसिकली वो ही रहते थे. दे वर ऑफन परसिक्यूटेड थ्रू पीरियोडिक ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस एंड एक्सपल्शन फ्रॉम द लैंड. तो इनको बार बार इनको वहाँ से गेटोज से भी साफ़ करते रहते थे, इनका सफाया करते रहते थे. कैसे, पीरियोडिक ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस, कि ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस करते थे, लड़ाई झगड़ा वहाँ पे करते थे, ठीक है, और वो जूस को बेसिकली वो मार ही देते थे, ठीक है, टाइम टू टाइम, और या उनको निकाल देते थे, एक्सपल्शन फ्रॉम लैंड, देश से निकाल देते थे. हाउएवर Hitler's hatred of Jews was based on pseudo-scientific theories of race. हिटलर की जो जूस के लिए जो हेट्रेड जो सेंसेशन था वो एक सूडो साइंटिफिक थ्योरी पे बेस्ड था. सूडो मीन्स फॉल्स, एक, ठीक है, मतलब एक साइंटिफिक थ्योरी है, सपोज लॉ ऑफ न्यूटन, बट वो एक ट्रू साइंटिफिक थ्योरी है, बट एक फॉल्स साइंटिफिक थ्योरी थी, ठीक है. उसका ये मानना था कि कन्वर्जन वाज नो सॉल्यूशन, कि सपोज कोई जू है, ठीक है, और उसने अपने आप को नाजीज में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, अपने धर्म परिवर्तन कर लिया, पर उससे कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, ओके, जूइश प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकलेगा. इट कुड बी सॉल्व ओनली थ्रू देयर टोटल एलिमिनेशन. उनको केवल एलिमिनेट करके, उनको ख़त्म करके इस वर्ल्ड से, ओके, और वर्ल्ड से नहीं तो कम से कम जर्मनी से, जहाँ पे कि वो रहते थे, तो जर्मनी से वो ख़त्म करके ही इस जेविश प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सकता था. 1933 to 1938 द नाजीज टेरराइज्ड, पॉपराइज्ड एंड सेग्रीगेटेड द जूज, ठीक है, उनको डराया, उनको पॉपराइज्ड मीन्स उनको इतना ज़्यादा बेगर के इक्विवेलेंट बना दिया, ठीक है, मतलब एक अच्छा खासा जो कोई अर्निंग पर्सन हो, मिडिल क्लास पर्सन हो, ठीक है, और उसको जस्ट इक्विवेलेंट टू बेगर, और बेगर से भी बुरी कंडीशन तक उसको ला दिया. एंड
सेग्रीगेटेड द जूस, और उनको जो जर्मन्स जो थे, नाजीज जो थे, उनसे सेग्रीगेट कर दिया, उनसे अलग कर दिया. कंपेलिंग देम टू लीव द कंट्री, और इवन उनको कंपेल किया, मजबूर किया कि वो कंट्री छोड़ के चले जाएं. द नेक्स्ट फेज 1939 to 45 aimed at concentrating them in certain areas and eventually killing them. ठीक है, अब उनको एक सर्टेन एरियाज में उनको कंसंट्रेट कर दिया, मतलब उनको एक कुछ ही जगहों पर उनको रहने की परमिशन थी, और उनको मारा वो भी इवेंचुअली, ठीक है, तड़पा तड़पा कर. देम इन गैस चैम्बर इन पोलैंड. ओके, सो मीन्स दे क्रॉस्ड ऑल द लिमिट्स ऑफ क्रूअल्टी, मीन्स बहुत ज़्यादा क्रूअल. Okay, so for today, let's end our discussion till here. We will continue this chapter in our next video. Till then, goodbye. Stay safe. You can ask your doubts through your comments. Thank you. God bless you.